कैसे हैं आप सभी? मुझे ऐसा लगता होगा आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। आज हम अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर। यस जी हाँ, बिल्कुल यही चैप्टर आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट से लॉज हैं जो हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। और इन्हें आज सारे कुछ 4-5 लॉज हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, ऐसे देखते देखते चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं अपने वादे का पक्का हूं। अगर मैंने आपको बोला था होमवर्क करना, मैं आपका नाम लूंगा जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा सही आंसर्स। तो देखिए, मुझे वहां पर एक कमेंट देखने को मिला और उस लड़के का नाम जो था वो हमारे ही बैच का स्टूडेंट है। उसका नाम था देव, जो कि अभी 10th स्टैंडर्ड में है। हाँ बिल्कुल, वो 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा है। देखिए, तो वो बंदे ने इसके बिल्कुल सही आंसर्स दिए थे। आंसर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। उस बंदे ने भी एकदम एग्जैक्टली सेम आंसर्स दिए थे और ये बिल्कुल सही हैं। बाकी कुछ तो हमने पहले ही इवैल्यूएट कर लिया था। तो चलिए, देव पांडे बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमारे सारे वीडियोस को देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ बेसिक लॉज हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला लॉ देखिएगा, सबसे पहला लॉ इस केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करता है। और उसके अलावा एक और चीज बता दूं, शायद ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं। आपने इस कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को पहले भी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बट देखिए आज हम इसे यहां पर वापस से सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही इजी सा लॉ है और इसका स्टेटमेंट यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? कम ऑन, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला? ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यस, बिल्कुल सही। देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, इसमें तो क्या समझाऊं, आप स्टेटमेंट देख के खुद ही पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस तो पक्का करेंगे। चलिए देख लेते हैं जल्दी कि ये बहुत ही इजी सा लॉ है और ये कहता क्या है एक्चुअल में। इसके ऊपर तो खैर बाद में आएंगे, हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं, एक काम करेंगे। चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को जरा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। तो मैं पहले लॉ की बात कर रहा हूं। अब उसमें देखिए उन्होंने बोला क्या है, सबसे पहले कि जो सिस्टम का या जो रिएक्शन का टोटल मास होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जहां पर रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। सर कैसे सवाल पूछ रहे हो? रिएक्टेंट रिएक्ट करके रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो यहां पर बहुत सिंपल है, मैं मान लो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ले रहा हूं। मतलब ए यहां पे कुछ भी हो सकता है, बी यहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको प्रोडक्ट बना के देंगे ए बी। ठीक है, तो ए और बी रिएक्टेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको प्रोडक्ट बना के देंगे ए बी। देखो, कुछ लोग इसे ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसे वैसे पढ़ाते हैं, बट जैसे भी पढ़ाते हैं देखिएगा दोनों के दोनों वेज वैसे सही है बट एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको एक एक्यूरेट तरीका भी दूंगा और एक अच्छा आईसाइट भी दूंगा इस कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ने का या सही तरीके से देखने का। अब सुनिएगा, यहां पर बहुत इजी सा एग्जांपल, मान लो कि मेरे डब्बे के अंदर जहां पर रिएक्शन हो रहा है या फिर मेरे कंटेनर के अंदर जहां पर रिएक्शन हो रहा है, मैंने बोला कि ए का ना मैंने 5 ग्राम ले लिया। कितना? ए का मैंने 5 ग्राम ले लिया और उसी तरह से मैंने बी का भी 5 ग्राम ले लिया। देखो, मैंने ए का 5 ग्राम लिया और मैंने बी का 5 ग्राम लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि 5 ग्राम ए और 5 ग्राम बी मिला करके आपको जो प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिएगा जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके हिसाब में टोटल प्रोडक्ट 10 ग्राम का बनना चाहिए।
यही है ना कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्टेंट में कितना टोटल मास था देखना जरा ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में कितना टोटल मास है, तो 5 + 5 10, तो रिएक्टेंट में टोटल मास जो था वो 10 ग्राम्स था। और उसी तरह से दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर गए और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसके और इसके रिएक्ट करके आपस में 10 ग्राम प्रोडक्ट बना दिए। बहुत सिंपल है, बट समझो बात को, इतना आसान होता नहीं है। आप थियोरेटिकली कुछ भी अप्लाई कर दोगे, बट उसका सेंस भी बनना चाहिए। क्या आज तक हमने कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन देखा है, मुझे बताना जरा, क्या हमने आज तक ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन देखा है जहां पे 100% प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, जहां पर 100% प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए या फॉर्मेशन हो जाए? समझिएगा बात को, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल यार, प्रैक्टिकली इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 1 किलो रिएक्टेंट लोगे तो आपको 1 किलो प्रोडक्ट मिल जाएगा। अबे नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ। एक्चुअल में आप ऑब्जर्व ये करते हो कि मान लो अगर आपने 5 ग्राम रिएक्टेंट और 5 ग्राम दूसरा रिएक्टेंट, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स 5-5 ग्राम से आपने लिए, तो आप कभी ये नहीं देखोगे कि प्रोडक्ट 10 ग्राम बनेगा। आप ऑब्जर्व ये करते हो जनरली कि प्रोडक्ट तो 8 ग्राम भी बन सकता है और 9 ग्राम भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसा है, बाद में सब सीखेंगे। अभी बस मान लो कि कभी भी पूरे के पूरे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना देते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होता है यार, एटम इकोनॉमी नाम की कोई चीज होती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है निकल जाए, वेस्ट निकल जाए, या फिर बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्ट ही ना करें प्रोडक्ट बनाने में, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब समझिएगा बात को, अगर 5 ग्राम और 5 ग्राम मतलब टोटल जो है, टोटल देखिएगा, टोटल जो है अपने पास वो अपन ने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है, 10 ग्राम रिएक्टेंट मिल करके सिर्फ 8 ग्राम प्रोडक्ट बना रहे, तो सर बाकी का 2 ग्राम कहां गया? आपने तो अभी अभी सिखाया था कि मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। क्या झूठ बोल दिया आपने? क्या झूठ बोला? मास डिस्ट्रॉय कर दिया आपने हमारे सामने? नहीं बे, मास डिस्ट्रॉय नहीं किया है, समझो बात को। 8 ग्राम प्रोडक्ट बना है नो डाउट, बट बाकी का 2 ग्राम, बाकी का जो 2 ग्राम है, मैं बोल रहा हूं रिमेनिंग जो 2 ग्राम दिख रहा है आपको, जो 2 ग्राम आपको बाकी के बच गए हैं ऐसा लग रहा है, तो वो तो रिएक्शन के अंदर अनरिएक्टेड रह गए हैं, अनरिएक्टेड रह गए। क्योंकि अभी अभी तो सिखाया दोस्त, अभी अभी तो सिखाया कि कभी भी सारे के सारे रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं। समझो बात को यार, अबे इंसान हो या रिएक्शन, समझो कोई भी मतलब पूरा का पूरा जितना तुम काम बोलोगे कोई करके नहीं देगा, थोड़ा ना कहीं घपला कर देते हैं, समझो बात को, ठीक है। तो यहां पर अब तुम अपना एग्जांपल ले लो यार, तुमको होमवर्क देता हूं, तुम क्या पूरा लाके दिखाते हो? नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं भी कभी स्टूडेंट था, समझो बात को। अगर 10 टाइम बोलूंगा तुम 8 बार लाके दिखाओगे, तुम्हें पता है मैं पेज टू पेज कई बार चेक नहीं करता हूं, है ना। तो मैं समझो बात को, यहां पर ऐसा कैसे हो जाएगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे? अबे हो ही नहीं सकता, थोड़ा तो कहीं ना कहीं बाकी रह जाएगा, कोई ना कोई मार्जिन तो कट ऑफ होगा, समझो बात को। तो इसके लिए जो वेस्टेज है वो क्या हो गया? क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ दोस्त, वो अनरिएक्टेड रह गया, रिएक्शन के ही अंदर अनरिएक्टेड रह गया। मतलब 2 ग्राम रिएक्ट ही नहीं किए, मतलब 2 ग्राम एज अ रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कंजर्व्ड रह गए। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बट जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो प्रोडक्ट बना रहे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि जितने ग्राम रिएक्टेंट लोगे उतने ही ग्राम के प्रोडक्ट बनने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये पूरा का पूरा गेम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और ये टॉपिक आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे अगर आप साइंस लोगे तो, और सॉरी अब तो आप ले ही चुके हो, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ आगे तक जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर आता है जिसपे पूरा का पूरा एकदम मस्त वीडियो बना के देंगे आपको, आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्लियर है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप प्लीज यहां से लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने दिमाग में ये स्टेटमेंट हमेशा रहना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, कुछ नया सीख लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ भी लेंगे।
मेरे साथ पढ़िएगा, जोर जोर से लगना चाहिए, मतलब मम्मी को लगना चाहिए। अबे तुम मेरे वीडियोस देखते हो फिर मोबाइल लेके हंसते रहते हो, तो मम्मी क्या सोचेगी, तुम वीडियोस देख रहे हो लेकिन पढ़ाई वाले नहीं देख रहे हो, तुम यू आर नॉट वॉचिंग दी वीडियोस विच इज रिलेटेड टू योर स्टडीज, यू आर वॉचिंग सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट और थिंग। सो मम्मी तुम्हारे ऐसा ना सोचे, इसके लिए हंसो लेकिन बोलो साथ में, लॉस को प्रोनाउंसिएट करो साथ में, ताकि लगे घर वालों को, एक फीलिंग आए उनको भी, एक माहौल क्रिएट हो कि तुम हाँ भाई पढ़ रहे हो, समझे। तो इसके लिए चलो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए मेरे साथ स्टेटमेंट डिक्टेट करिएगा। द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। दोस्त समझो, ये ना काफी सीधा सा लॉ है, बट स्टेटमेंट पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो मैं हूं यार, भरोसा करो, अभी 2 मिनट लगेगा समझा दूंगा ऐसे ऐसे। तो देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। देखिएगा, ये है ना बहुत सिंपल सी चीज स्टेट कर रहा है। एक्चुअल में हम एक एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास ना एक गिलास है, चलो तुम्हें और सुविधा देते हैं, सिंपल कर देते हैं तुम्हारे लिए, गिलास भी हटा देते हैं, गिलास भी हटा रहा हूं। अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं, मान लो कि मेरे पास ना पानी है, वाटर है, और वाटर है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। मैंने एक वाटर लिया, बट ये ना बारिश का पानी है, समझो बात को, इट इज अ रेन वाटर, ठीक है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी वाटर, ये एक रेन वाटर है, समझो बात को। तो रेन वाटर है तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर मतलब क्या, अरे सिंपल है दोस्त, डिस्टिल वाटर मतलब वही जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिस्टिल वाटर मतलब यार बारिश का ही पानी, समझो, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर है एक, ठीक है, एक है मेरे पास डिस्टिल वाटर, दूसरा है मेरे पास सी वाटर। लेट्स टेक अ सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर है, अब बोलोगे नमक भी होता है इसमें, अबे छोड़ना भाई, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, जितना बोल रहा हूं उतना दिमाग लगा, अभी इतना नहीं सोचना है, सुन बहुत सिंपल है ये, समझो। तो देयर इज अ डिस्टिल्ड वाटर, देयर इज आल्सो अ सी वाटर, और अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मिनरल वाटर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मिनरल वाटर ले लेते हैं, फिर और कोई वाटर है, चलो और लेक वाटर ले लेते हैं, लेक वाटर, अबे गटर का पानी यार, समझो यार बात को, लेक वाटर। चलो अभी इतने इनफ हो जाएंगे अपने लिए, है ना। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर विच वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, है ना। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाटर्स हैं, बट सारे के सारे अलग अलग सोर्सेज, मतलब कि डिस्टिल वाटर जो है समझ लो कि ये हमने बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, सी वाटर समुद्र में से पानी उठा के लाए, ये लेक वाटर गटर का पानी, मिनरल वाटर, अरे कोई भी ले लो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर्स हैं, बट मैं आपसे ना एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, बस मुझे इतना सा जवाब दे दो, आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे बस इतना बताना, यहां पर डिस्टिल वाटर लिखा है, डिस्टिल वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पे लिखा है डिस्टिल वाटर का फॉर्मूला। सर कैसी बात कर रहे हो, भले ही डिस्टिल वाटर है क्या फर्क पड़ता है, अरे भले ही डिस्टिल वाटर है क्या फर्क पड़ता है तो H2O ही ना, उसका फॉर्मूला तो H2O ही होगा ना, है तो पानी ही ना। ये सी वाटर का फॉर्मूला बता सकते हो, सी वाटर का, अबे सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब मैं मतलब क्या आपको नोबिता लिखता हूं, मतलब नोबिता हूं मैं, नहीं, अरे वाटर ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है कहां से लिया है सर, चाहे सी वाटर हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे लेक वाटर हो, वाटर मतलब तो वाटर होता है, यस और नो। अगर वाटर मतलब वाटर होता है तो देख यार उसका फॉर्मूला, या मैं यूं कह दूं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होगा। मतलब वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है कि वो बारिश का पानी है, क्या फर्क पड़ता है कि वो बारिश का पानी है या गटर का पानी है। अबे कहीं लगी आग दोनों बुझा सकते हैं, देखो बहुत गहरी बात बोली है मैंने, समझो बात को। तो या तो ये पानी हो या तो ये पानी हो, या तो ये वाटर हो या तो ये वाटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सब कुछ सेम रहेंगे, ध्यान देना सब कुछ सेम रहेंगे। यही तो ये लॉ कह रहा है कि द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन
exactly same proportion. What do you understand by the same proportion? अब एक कैसी बात कर रहा है, अभी तो सिखाया यार, अभी सिखाया। कंपोजिशन मतलब देखना यार, या प्रपोर्शन मतलब देख, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सारी जगह पर यही दिखेगा। वाटर का फॉर्मूला यही है, यहां भी यही है, यहां भी यही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस ओरिजिन से, या ओरिजिन का मतलब सोर्स से, किस सोर्स से आपने इस वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज गोइंग टू कैरी द सेम प्रोपोर्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मतलब वाटर का मतलब वाटर, H2O, मतलब कोई भी जगह से तू एक्सट्रैक्ट कर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। याद रखिएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे, वाटर तो वाटर ही रहेगा। और यही कहता है अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां का पानी लेकर आओ। ये सिर्फ पानी के लिए, देखो गलत मत समझना, ये सिर्फ पानी के लिए एप्लीकेबल नहीं। आप बात करो नमक की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा के नमक क्रिएट करो, या आप फिर सी वाटर लेके आओ और उसको इवोपरेशन करके नमक क्रिएट करो। अबे नमक तो नमक है, NaCl इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। तो अगर NaCl ही प्रिपेयर करना है तो बात समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे किस प्रोसेस से या किस ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट करो, नमक मतलब नमक, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं, ये हर एक केमिकल कंपोजिशन के लिए वैलिड है, हर एक केमिकल के लिए वैलिड है। यही है डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केमिकल को कहां से या किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, समझिएगा बात को। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी ओरिजिन या सोर्स क्या है एक्सट्रैक्शन की, जैसे उसके प्रपोजिशन पाए जाते हैं वैसे ही मिलेंगे, चाहे आप उसे कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ही सिंपल भी है। चलो कुछ इंटरेस्टिंग आज पढ़ लेते हैं। फिर फाइनली आज हम ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम्स में कई बार आप देखोगे ये अगर पूछा जाता है इन लॉज में से, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, या तो स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये करना, स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, दिख रही है आपको, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, तो आप प्लीज इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट को प्लीज आप पढ़ लेना, ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम्स में ज्यादातर, ठीक है। जल्दी जल्दी समझते हैं इसे, ये है क्या एक्चुअल में। चलो तो पहले तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, ताकि घर वालों को लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine together to form more than one compound, देखिएगा जब दो एलिमेंट्स A और B कंबाइन करके बना सकते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, उस केस में और सिर्फ उस ही केस में द मास ऑफ एलिमेंट B that combine with given mass of A are always in the ratio of small whole number। इतनी सिंपल चीज को हमने लॉ बना दिया। आप समझो बात को, कितनी सिंपल सी चीज है। मैं जानता हूं अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया, अबे रुक जाओ यार, सब समझ में आएगा। 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट, फिर तुम ही बोलोगे क्या यार ये इतनी सिंपल सी चीज यार, मतलब तुम इंसल्ट कर रहे हो यार हमारे लेवल की। समझो बात को, कितना सिंपल सा लॉ है ये। देखिएगा उन्होंने बोला ये है कि जब दो एलिमेंट्स A और B, मान लो कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A और B, मान लो कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A और B, ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A और B, और जब वो मिल करके कंपाउंड बना सकते हैं। देखो A और B ऐसे एलिमेंट्स हैं, ध्यान देने वाली बात, A और B ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर के, देखिएगा, जो मिल करके दो कंपाउंड्स बना सकते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड। समझो बात को, ऐसा भी हो सकता है कि A और B मिल करके AB बना दें, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि A और B मिल करके A2B2 बना दें। समझो बात को यार, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। तो इस केस में जब A और B जो दो एलिमेंट्स हैं ये मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड या मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकते हैं, उस केस में आप मल्टीपल प्रोपोर्शन को अप्लाई कर सकते हो या पढ़ सकते हो या स्टडी कर सकते हो उसकी, ठीक है। अब ज्यादा समझ में नहीं आया, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेक इट इजी। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, समझिए बात को। तो यहाँ पर एक है H2 और ये है एक O2। सर ये हाफ क्यों लगाया? अबे सुन ले, बैलेंस करने को लगाया। रुक जा ना जरा, घाई क्यों कर रहा है, रुक जा भाई, अभी समझ में आएगा, सुनो ध्यान से।
तो ये H2 है और ये O2 है। H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं सर? अबे कैसी बात कर रहा है, बचपन से बड़ा हो गया है पढ़ पढ़ के। H2 और O2 मिलकर के H2O बनाते हैं, दैट इज वाटर, वेरी ऑब्वियस। तो H2 रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म्स वाटर, बहुत सिंपल है, समझो बात को। लेकिन यहाँ पे कैच है सर, यहाँ पे 2 ग्राम क्यों लिखा है आपने? 2 ग्राम क्यों लिखा है सर? यही तो सिखाना है, सुन ध्यान से, सुनो बहुत अच्छे से समझेगा। देखिए ये है ना, जो 2 ग्राम कहां से आया, तो एटॉमिक मास नंबर होता है हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है। सर ये एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? अभी रुक जा, सब सिखाऊंगा, लेकिन टाइम दे थोड़ा सा। अभी के लिए ना मैं बस तेरे को 2 डेटा दे रहा हूं, सिर्फ 2 डेटा दे रहा हूं, सिर्फ 2, आज के लिए इतना 2 डेटा दे रहा हूं, बस उसको दिमाग में रख। मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में नोट करके, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है, मतलब मैं ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, हम इसको ए से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 1 होता है, ठीक है, वो 1 होता है, वो 1 होता है। और उसी तरह से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर है, देखना ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 16 होता है। बस अभी के लिए इतना डेटा दे रहा हूं। सर ये कैसे निकाल रहे हो? सब सीखेगा, थोड़े टाइम बाद सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको आता है तो वेरी गुड, लेकिन नहीं आता है तो अभी के लिए सिर्फ ये 2 डेटा याद रखो ताकि हम ये सीख लें जल्दी से, ठीक है। तो अभी है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर मैंने बोला 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 है। सुनो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं? सर 2 हैं, सर 2 हैं। अबे हाँ सुन लिया, गिनती आती है मुझे भी, रुक जा। सुनो, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास नंबर कितना है? 1, तो 2 का कितना होगा? 2, समझा? इसीलिए 2 ग्राम लिया, समझो। ये सब बाद में डिटेल में सीखेंगे, मोल कंसेप्ट में जाएंगे ना, सब सिखाऊंगा। सुनो अभी बस इतना सा याद रखो, ये डेटा कहां से आ रहा है, 2 ग्राम क्यों लिया, ठीक है। रिएक्शन परस्यू कराने के लिए, मैं सिखाने के लिए ये बता रहा हूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास नंबर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना O2 लिखा है, O2 के कितने ग्राम है? अबे सर धोखा दे दिया, O2 के तो यहाँ पे 16 ही ग्राम लिए हैं। यहाँ तो आपने पढ़ाया था कि सिर्फ O का 16 ग्राम है, मतलब O का एटॉमिक मास नंबर 16 है, यहां पर तो O2 का 32 होना चाहिए। हाँ भाई धोखा नहीं दिया है, सुन ध्यान से, तू बराबर बोल रहा है। O2 का 32 होना था, इसीलिए तो हाफ से मल्टीप्लाई किया है दोस्त। अगर O2 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो रहा है? O ही तो हो रहा है, समझा? तो सर हम डायरेक्ट O क्यों नहीं लिखे, O2 क्यों लिखे? अबे कैसी बात कर रहा है बे? सुन 10वीं पास है ना तू, तो 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़े थे तो ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था क्या कि ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड टू बी डायटोमिक? आप सिर्फ O नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट O2, समझो बात को। इसके लिए हमने यहाँ पे O2 किया और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो एक एटम है ऑक्सीजन का, तो यहां पर अगर एक ही एटम है ऑक्सीजन का तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 16, ले लिया 16 ग्राम, समझो। तो जब H2 और O रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, दैट इज वाटर। लेकिन 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 अभी अभी पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके हिसाब से 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितने ग्राम होंगे? 18 ग्राम। तो इसके लिए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास हमने मास को कंजर्व दिखाने के लिए सिर्फ बैलेंस किया है, सिर्फ बैलेंस किया है। यहां पे 2 ग्राम और 16 ग्राम मिल के 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट करते हुए दिख रहा है, बस इतना, एज सिंपल एज दैट। अब समझो बात को, ये तो एक पॉसिबिलिटी होती है, ये तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, और ये बना भी रहे हैं। लेकिन समझो दुनिया इतनी आसान नहीं है। जब तुम्हें लग रहा हो सब सही चल रहा है, नहीं होता है दोस्त, नहीं होता है। साइंस में जब आपके हिसाब से चीजें चलने लगे, आप समझ जाओ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो दोस्त। सुनो ध्यान से, यहां कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। देखो यहां पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, वाटर तो बनाते ही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, एक और चीज बना देते हैं, एक और चीज बना सकते हैं, दैट इज H2O2। सर ये क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूं, जानता हूं, सुन ले, लिख देते हैं यहां पे। इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड। देखो आप, इसके पास ना एक काफी अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। तो आप डॉक्टर्स वगैरह है ना, जब आप देखना डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाओगे, चोट वोट लगेगी तो वो साफ करने के लिए आपके मोल्ड को अक्सर ये यूज करेंगे पेरोक्साइड का, ठीक है, ड्यू टू इट्स एंटी फंगल प्रॉपर्टी। बट समझो बात को, अभी वो टॉपिक नहीं है। ये पेरोक्साइड वही होता है। तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं, इट्स ओके, वन एंड ओनली सेम, ठीक है।
तो यहाँ पे इट इज पेरोक्साइड। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके सर दो प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ भाई, दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज वन वाटर दूसरा पेरोक्साइड, एक वाटर दूसरा पेरोक्साइड, एक H2O एक H2O2। समझो बात को। तो यहां पर 2 ग्राम क्यों लिया, समझ गए बात को। देखो H2O इसके लिए 2 ग्राम, यहां पे भी 2 ग्राम, यहां पे O2 हाफ लिया था बैलेंस करने के लिए, बट यहां पे तो 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए हमने इसको 32 ग्राम ले लिया, और 32 ग्राम और 2 ग्राम रिएक्टेंट मिल करके 34 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। बताओ, इतना सिंपल है ये। लेकिन अब ये लॉ क्या बोलता है, देखिएगा, ये लॉ ये बोलता है ना कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी रिएक्ट करने की काबिलियत तो रखते हैं, और काबिलियत रखने के बावजूद ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, मतलब ए और बी रिएक्ट करके आपस में एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उस केस में मास ऑफ एलिमेंट बी that combined with given mass of A are always in a ratio of small whole number। बहुत सिंपल है, सुनो ध्यान से। अगर मैं रेशियो निकालता हूं, सुनना, अगर मैं रेशियो निकालता हूं, सर किसका रेशियो, अबे मैथ्स पढ़ा है ना तूने, सुन, H2 और H2 का यहां रेशियो निकालो, इनके मास का रेशियो निकालो। देखो यहां पे लिखा है ना द मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो उनका ही रेशियो निकालोगे। तो अगर इनके और इनके मास का रेशियो निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1:1। देखिएगा, इट कम्स आउट टू बी 1:1। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दोनों रिएक्शंस के अंदर रेशियो निकालो, तो उस केस में अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो यहां पे 16 1 जा 16 2 जा, मतलब कि 1:2, मतलब कि 1:2, मतलब कि हाइड्रोजन के रेशियोस कितने आए, 1:1। ऑक्सीजन के रेशियो कितने आए, 1:2। इतना सिंपल है ये। तो यही तो उन्होंने कहा था कि जब कभी भी ऐसा होता है कि ए और बी रिएक्ट करके मोर देन वन प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जब कभी भी आप उनके मासेस का रेशियो निकालोगे पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, तो इट कम्स आउट टू बी अ स्मॉल वोल नंबर, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते थे कि सिंपल वोल नंबर। ठीक है, सिंपल वोल नंबर या स्मॉल वोल नंबर, दैट्स इट, दैट्स इट। यही था, यही था, यही था, यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस इतना ही, बस इतना सिंपल है ये। देखा आपने, ऐसे चुटकी बजा के ये सीख लिया। सर क्या यही एक एग्जांपल से, नहीं दोस्त, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको याद हो तो देखो, आयरन भी 2 प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। FeO तो बनाता ही है, बट Fe2O3 भी बनाता है, यस और नो। तो ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी तो काफी सारी है। ठीक है, तो आयरन भी 2 प्रोडक्ट बना सकता है, या तो फेरस बना सकता है, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से गैसेस की बात करो, NO2 गैसेस भी रिलीज हो सकती है, NO3 गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है 2 एलिमेंट्स मिल करके, यही एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते नहीं, ऐसा बहुत सारे हैं अपने पास एग्जांपल। ठीक है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इजी जो पड़ता है वो वाटर पड़ता है। ठीक है, H2O2 का रिएक्शन पड़ता है, इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सीख चुके हो मल्टीपल प्रोपोर्शन तक, और अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज ये गैसियस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं। आज के आज ये गैसियस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा सुन लो आप पहले। तो ये जो एवोगैड्रस वाला लॉ है ना, इसको मैं अगली बार पढ़ाऊंगा, ध्यान रखो। आज नहीं पढ़ाऊंगा, अगली बार पढ़ाऊंगा। और अगली बार जब पढ़ाने का मतलब क्या है, एवोगैड्रस लॉ जब हम पढ़ेंगे अगली बार, तो मेरे पास एक कमाल का क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है। और एवोगैड्रस लॉ आज पढ़ाने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये मोल कंसेप्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो जब हम वहां घुसेंगे ना, तो आपको मोल्स वगैरह सब चीजों के बारे में पढ़ना और उनका नॉलेज लेना पड़ेगा, एंड वो एक टास्क है। ठीक है, तो अपने को एक रिदम बना के चलना है। तो मैं चाहता हूं कि एवोगैड्रस लॉ हम उस मोल कंसेप्ट के एंट्री के तौर पर देखें, क्योंकि एक बहुत मस्त कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। जेई में बहुत वेटेज होता है इसका अच्छा खासा, और आप मान के चलो कि जो मोल कंसेप्ट में आप सीख लोगे उसे आप बार बार, हर बार, हमेशा केमिस्ट्री में अप्लाई करोगे, हमेशा करोगे, आपको ये बहुत यूज आएगा जो आप मोल कंसेप्ट में सीखोगे, जो टॉपिक्स। तो मैं चाहता हूं कि वो रिदम और लिंक ना टूटे, इसके लिए मैं ऐसा करूंगा कि आज ये पढ़ लेते हैं, लेकिन एवोगैड्रस लॉ को मैं
डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट के इक्विवेलेंट में पढ़ाऊंगा। चलो तो यहां पर ऐसा करते, गेल यूसेक लॉ, सॉरी ये मतलब नाम गलत है इनका, चलो कोई बात नहीं। तो ये कमाल के साइंटिस्ट हैं, लेकिन समझो यार बात को, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, ये बहुत उम्दा साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इनका जो लॉ है, समझो बात को, जो ये लॉ के पढ़ा रहे हैं ये गैसियस वॉल्यूम के लिए, ये एग्जैक्टली चोरी किया हुआ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, नहीं चोरी नहीं किया है, कॉपी है कह देते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, माना कि मतलब आप नाम पे मत जाओ, दे दो इज्जत थोड़ी। अरे समझो यार बात को, अरे यार यहाँ पे ये गैसियस वॉल्यूम वाला जो लॉ है, समझो यार, ये एग्जैक्टली कॉपी है जो अभी अभी लॉ पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, एग्जैक्टली। सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। फर्क बताऊं, देखो अभी बता देता हूं। यहाँ पे तुम अपनी आंखें फाड़ के देखो, देखो यहाँ पे ये जी मतलब क्या है? अबे सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब नोबिता समझाया मुझे, सही में मतलब यार जी मतलब ग्राम से, यार लिखा तो है सर यहाँ, हाँ यही तो बता रहा हूं, सुन ध्यान से। ये लॉ जो है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये मास के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? मास के रेस्पेक्ट में है। मास मतलब ग्राम, समझो। तो ये वाले के यहाँ पे आप ये देखोगे कि हमने ये ml लिखा है, सर ml मतलब तो वॉल्यूम होता है। हाँ एग्जैक्टली यही तो समझा रहा हूं, ये भी वही है जो पढ़ा है, बस एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ ml है, समझना बात को, ठीक है। तो दोनों एग्जैक्टली वन एंड ओनली सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जस्ट एज सिंपल एज दैट। बस अब सुन ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइंड और फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio of volume at constant temperature and pressure। ये थोड़ा सा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना बात को। ये टर्म नहीं बट कंडीशन है कि जब कभी भी गैसियस रिएक्शंस होंगी, ठीक है, तो उनके जो रेशियोज हैं वो तो सिंपल होल नंबर ही होंगे, जैसे पहले केस में था, समझो। लेकिन ये एक टर्म हम कह सकते हैं, ये कंडीशन के तौर पर है। एट जो रिएक्शंस होंगी गैसेस के बीच, वो हमेशा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर होंगी। और इसका रीजन हमें ना थोड़े टाइम बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपने पता चल जाएगा, डोंट वरी सो मच, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर पढ़ चुके हैं तो कनेक्ट करना बहुत आसान होगा, समझो बात को। यहाँ पे सीधा मैं लॉ के ऊपर पढ़ा हूं, क्योंकि इसको ज्यादा समझाने ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्टली अगर आप वो पढ़ लोगे, ये आप बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो H2 और O2, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप बोलोगे 100 ml क्यों लिया? देख यार यहाँ पे लॉजिक नहीं है, समझ बात को। मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे H2 और O2 मिलकर के दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। H2O भी बना सकते हैं, पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब सुन ध्यान से, ये H2 और O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका अगर मैं 100 ml लेता हूं तो इसका मैं 50 ml लूंगा। सर 50 ml क्यों लिया? सुन, यहां पे देख के पता चल रहा है ना, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन गोइंग टू रिएक्ट विथ 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझना बात को, बहुत सिंपल है। ये 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और यहां 1 एटम है ऑक्सीजन का, और दोनों कंबाइंड होंगे और मिलकर बनाएंगे 1 मॉलिक्यूल वाटर का। इसका मतलब जितना मैं हाइड्रोजन लूंगा, बहुत लॉजिकल है, जितना मैं हाइड्रोजन लूंगा उसका आधा मैं ऑक्सीजन ले लूंगा। एज सिंपल एज दैट, समझो बात को। अगर मैं यहां पे 1 लीटर हाइड्रोजन लेता, यहां आधा लीटर ऑक्सीजन ले लेता। एज सिंपल एज दैट, समझो बात को। ये 2 एटम्स यूटिलाइज हो रहे हैं, इसका 1 एटम यूटिलाइज हो रहा है। इसीलिए मैं यहां पे 100 ml ले रहा हूं हाइड्रोजन का, उसके सामने मैं 50 ml ले रहा हूं ऑक्सीजन का। और जब भी ये रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? देखो ये तो पॉसिबल होता है कि वाटर भी बना सकते हैं और पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, बट दोनों में कंडीशंस होती हैं। जब आप एक्सेस में ले लोगे ना ये ऑक्सीजन, उस केस में पेरोक्साइड बनेगा। इस केस में देखो मैंने 1:2 वाला जो रेशियो था वो एडजस्ट करके रखा है। 100 ml पे 50 ml ऑक्सीजन दिया है ना, तो रेशियो एडजस्ट है। तो उस केस में होगा क्या कि वाटर ही बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो इस केस में वाटर का 1 मॉलिक्यूल अगर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप इन रिएक्शंस का रेशियो निकालोगे, समझो बात को, अगर आप ये 100 ml था और ये 50 ml है और वाटर कितना बन रहा है? 100 ml। सर कैसे पता
किया 100 ml, नहीं यार नहीं कर सकते, समझो बात को, ये वॉल्यूम है, ठीक है। और एक चीज है बाद में पूछता हूं और समझाऊंगा भी, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, सुनो। तो रेशियो जब निकालेंगे, देखिएगा जब इन रिएक्शन का रेशियो निकालेंगे, यहां पर निकाल के भी दिखाया है 100:50 रेशियो 100, इट कम्स आउट टू बी 2:1:2, दैट इज सिंपल होल नंबर। लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने बोला 100 ml कैसे आया, मैं ही यही सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ 100 ml क्यों आया, समझो बात को। आप पूछ रहे हो कैसे आया, मैं बोल रहा हूं क्यों आया, समझ बात को। पहले तो 2 ग्राम और 32 ग्राम 34 ग्राम बना रहे थे, है ना, 2 ग्राम और 16 ग्राम 18 ग्राम बना रहे थे। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 100 ml H2 और 50 ml O2 मिल करके 150 ml बना दे वाटर का, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर? ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने तुझे पढ़ाया है, सुन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ाया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, कम ऑन, क्या बोला, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जो बताए कि वॉल्यूम कंजर्व्ड रहता है। हमारे पास लॉ है पर वो ये बताता है कि मास कंजर्व्ड रहता है, यानी कि मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो जितने रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, बट वॉल्यूम के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है। और सही बोलूं तो वॉल्यूम तो बिल्कुल जरूरी भी नहीं है कि ऐसा कोई लॉ हो, क्योंकि समझो बात को, ये गैस है, H2O इज लिक्विड, ये गैस है और ये लिक्विड है, समझो यार, दो गैसेस कंबाइंड हो रहे हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर दूर अरेंज्ड होते हैं, समझना बात को। गैसेस के मॉलिक्यूल एक उधर पड़े हैं एक इधर पड़े हैं, तो उनका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, गैसेस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो पास पास आ जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपके पड़े होते हैं, समझो बात को, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर वॉल्यूम नो डाउट ज्यादा होगा अगर आप टोटल करोगे, और यहां का वॉल्यूम फॉर श्योर कम हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में गैसियस कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड के अंदर, समझो बात को। तो अगर ऐसा है तो इसीलिए यहां पे 100 ml और 50 ml 100 ml ऑफ वाटर बना रहे हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम कम हो रहा है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि H2 और O2 कंबाइंड हो रहे हैं, इसकी वजह से इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, समझिए हो ना, वैलेंसी को एडजस्ट करने में या फिर कंबाइंड होने में वो कंज्यूम्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए ये रिडक्शन अपने को देखने को मिलता है, इसका ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो ये रीजन की वजह से हम देखते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बहुत सिंपल है। और अगर आप बात करें तो ये तो था ही कि जो रेशियो अगर आप निकालोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो इट कम्स आउट टू बी सिंपल और स्मॉल होल नंबर, यही जो है हम कहते हैं गैसियस वॉल्यूम के लॉज है, ठीक है, जो गेल ल्यूसिक जी ने प्रपोज किए थे, ठीक है। और बिल्कुल सही है, देखो लॉ है मतलब हर कोई फॉलो करेगा और इसे हम और आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसे ही है, ये वैसे ही ऑब्जर्व किया है और हमें भी इसे वैसे ही माइंडसेट में रख के और फिर आगे बढ़ना है, अपने सारे स्टडीज को इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये लॉज हैं जो आप देखोगे कि हमेशा सेम या इक्विवेलेंट रहेंगे और कभी नहीं बदलेंगे, तो इसीलिए हम ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे बताओ, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और प्रॉमिस मत भूलना, आज के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बट आज जो पढ़ाया है देखो वो बेस का काम कर रहा है, तो आप प्लीज इसे थोड़ा रिवाइज करके पढ़ के आना अगले लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में याद रखिएगा, अगले लेक्चर में जब मिलोगे देखो टफ कंसेप्ट सीखने वाले, मूल कंसेप्ट सिखाऊंगा और शुरुआत है वो गेड्रेस लॉ से करूंगा, ये वाला लॉ जो कि इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, ये वाला लॉ। चाहूं तो इसे आज सिखा सकते हैं, बट समझो बात को, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूटी में जाए, ठीक है, मूल कंसेप्ट के साथ। इसके लिए मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। वो गेड्रेस लॉ है तो सिंपल, बट अपन इससे मूल कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज ऑलवेज वेलकम, आइए हमारे डेमो लेक्चर्स में, बैठिए और एंजॉय कीजिए और पढ़िए हमारे साथ मन लगा के। आपको लगेगा भी नहीं कि आप लेक्चर्स में बैठ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा मतलब थ्रिल एंजॉयमेंट रहेगा और क्यूरियस माइंड आप लेकर आइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर मतलब आपको साइंस के प्रति सच में इंटरेस्ट है तो आप यकीन कीजिए लेक्चर का माहौल पूरा अलग होता है। एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ अगर करने की कोशिश कर सकें, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की किसी चीज़ की, तो हम वो भी करते हैं,
ठीक है, तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगेन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में और हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मूल कंसेप्ट्स के ऊपर। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।